Good morning, students. This is me, Rajni Gagwani. Students, in Sociology class 11, there are two papers or two books. One book is Understanding Society, and another book is Introducing Sociology. Today we will start the first chapter of Understanding Society, which is Social Structure, Stratification, and Social Process in Society. So students, in this chapter we will discuss about the main question, which is how the structure of society is binding for a human being or a man. किस लिमिट तक आपका सोशल स्ट्रक्चर आपको अफेक्ट करता है? आर यू इंडिपेंडेंट फ्रॉम योर सोशल स्ट्रक्चर और नॉट? We will discuss about these some points in this lecture, and we will discuss about the three social processes which is known as 3C. स्टूडेंट्स, सोशल प्रोसेस का मतलब क्या होता है इन डिटेल तो अपन आगे देखेंगे ही. ब्रीफली चैप्टर का इंट्रोडक्शन अगर देना है और अपन सोशल प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो सोसाइटी में कुछ भी गेन करने के लिए, नहीं करने के लिए, एवरी एक्टिविटी ऑफ अ मेंबर ऑफ सोसाइटी इज कंसीडर एज सोशल प्रोसेस. कोई भी एक्टिविटी हो, वो हेट्रेड हो सकती है, अफेक्शन हो सकती है, एक्टिविटी मे बी एनीथिंग, but each and every activity is accounted in social process of any society, which consists three concepts or three processes. आप जो भी करेंगे उसमें 3 processes के अलावा आप उसको कहीं पर भी क्लासिफाई नहीं कर सकते हो. What are these 3 C's? Then students, first C is 3C, one by one. Okay, first of all, cooperation. We are the human beings, और क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हम लोगों से कॉपरेट करते हैं. अब वो कॉपरेशन कई बार वॉलंटियर होता है, कई बार एनफोर्स्ड होता है. कॉपरेशन तो आपको भी करना पड़ रहा है कि टीचर आपको जो भी मैसेज कर रहा है, जो भी ग्रुप में कंटेंट शेयर कर रहा है, यू हैव टू राइट देयर दैट नोट्स एंड अदर थिंग्स ऑल्सो. लेकिन आपका कुछ स्टूडेंट्स का ये कॉपरेशन वॉलंटियर हो सकता है तो कुछ का एनफोर्स्ड हो सकता है, लेकिन कॉपरेशन वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा. अगर सेकेंड पॉइंट अपन देखें, अनदर इज कॉन्फ्लिक्ट. जब आप बहुत ज़्यादा, ईच एंड एवरी पर्सन का दूसरे किसी से कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही है. इवन विद इन फैमिली, जहाँ पे अपन देखते हैं कि अल्ट्रुइज्म, अफेक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है आपको, उस फैमिली में भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं. जॉइंट फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा होते हैं. यूनिट फैमिली, जिसको अपन न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स कम रहेंगे. बट कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट in each and every social institution of our society. Finally, cooperation, conflict, and finally, if we discuss about the third C, it is competition. Competition be each and every इंस्टीट्यूट ऑफ सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगा. इंस्टीट्यूट ऑफ सोसाइटी क्या होती है? फैमिली इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ सोसाइटी, या स्कूल, कॉलेजेस, जो भी आपको दिखते हैं, जहाँ पे भी कुछ लोग आपको दिखते हैं जिनके बीच में एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में ब्रदर, सिस्टर, टीचर, स्टूडेंट, जहाँ पर भी कुछ लोगों का ग्रुप आपको देखने को मिलता है, उसको आप एक इंस्टीट्यूट कह सकते हैं. लेकिन हाँ, उन रिलेशनशिप्स की, उनमें इंटरेक्शंस की टेंडेंसी कंटिन्यू रहनी चाहिए. हम इस डिटेल में नहीं जाके, क्योंकि फर्दर चैप्टर्स में सारी चीज़ें हैं भी, इसलिए मैं उनको अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करके हम 3C के बारे में देखते हैं. कंपटीशन हर कहीं है. ऐसा तो नहीं है कि इंडिया बहुत ज़्यादा एक नॉन वायलेंट कंट्री है तो यहाँ कंपटीशन नहीं होगा. द मोड ऑफ कंपटीशन और द नेचर ऑफ कंपटीशन मे बी वैरिड. हो सकता है कि किसी कंट्री में कंपटीशन वायलेंट होता है, लेकिन इंडिया में नॉन वायलेंट कंपटीशन भी होता है. कंपटीशन तो छोटा सा एग्ज़ाम दो,
तो भी होता है, और कंपटीशन आप बड़ा एग्ज़ाम लो तो भी होता है। कॉपरेट भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम इतने बुरे हैं कि कॉम्पीट ही करते रहते हैं, कॉपरेट भी करते हैं। इवन आपको मालूम होगा ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पैंडेमिक कॉपरेट कर ही रहे हैं, जिनके पास कोई भी सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो जो रिच पर्सन्स हैं या फिर जो एम्पावर्ड हैं वो कॉपरेट कर ही रहे हैं दूसरों को। कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट विद इन फैमिली भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, और विद इन फैमिली कॉन्फ्लिक्ट का सबसे शाइनिंग एग्जाम्पल जो डीफेम्ड है वो एग्जाम्पल देखने को आपको मिलेगा डाउरी केसेस। और जो डोमेस्टिक वायलेंस होती हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। कहते हैं कि फैमिली से ज़्यादा अफेक्शन आपको कहीं नहीं मिलता, मतलब ऐसी जगह जहाँ कॉपरेशन टू मच होता है, जहाँ अफेक्शन का लेवल टू मच होता है, उसी फैमिली में आपको डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलती है। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल एग्जाम्पल भी माना जा सकता है। ऐसा नहीं कि ये कॉन्फ्लिक्ट आज ही आया है, पहले नहीं था। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में हम सोशल प्रोसेस में पढ़ेंगे, स्ट्रैटिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर के बारे में हम इस चैप्टर में भी पढ़ रहे हैं। और जिस बुक के बारे में मैंने पहले डिस्कस किया था, यार फर्स्ट बुक विच इज़ इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, उसमें भी हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रोसेस की बात करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे बड़ी बात है कि आपका जो सोशल प्रोसेस है, दिस सोशल प्रोसेस, दिस 3C, ये प्रोसेस स्ट्रक्चर और स्ट्रैटिफिकेशन से कैसे रिलेटेड है, हाउ दीज ऑल कंसेप्ट्स आर कोरिलेटेड विथ ईच अदर। क्या स्ट्रैटिफिकेशन कहीं ना कहीं प्रोसेस को अफेक्ट करता है या फिर कौन किसको अफेक्ट करता है, हम इसमें देखेंगे। सो we are going to start from the first heading of this chapter, which is social structure and stratification. What does it mean? सबसे पहली हेडिंग ही है इस चैप्टर की, दैट इज सोशल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन। दिस इज द फर्स्ट हेडिंग। व्हाट डज इट मीन स्ट्रक्चर? हम लोग कई बार कहते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आप क्योंकि 10th ही पास किया है आपने, तो कई जगह आपने साइंटिफिक स्ट्रक्चर की बात की होगी, कहीं जोग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात की होगी। व्हाट डज इट मीन स्टूडेंट्स? जो स्ट्रक्चर, सोशल पे तो अपन बाद में आएंगे, पहले अपन स्ट्रक्चर की बात करके देखते हैं आखिर स्ट्रक्चर है क्या। स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर मीन्स वेल डिफाइंड एंड वेल सेटल्ड ग्रुप ऑफ यूनिट्स। जहाँ पे किसी भी इंस्टीट्यूट की यूनिट्स वेल डिफाइंड हो, ईच एंड एवरी यूनिट का अपना एक प्लेस डिसाइडेड हो, और आप उस प्लेस को चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज प्लेस ऑफ एनी यूनिट ऑफ सोसाइटी और एनी यूनिट ऑफ दैट स्ट्रक्चर। हाइपोथेटिकली एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, इवन दो थोड़ा फनी एग्जाम्पल है, लेकिन हाँ आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा, और मेरे नॉलेज में आप लाइफ टाइम इस एग्जाम्पल को भूलेंगे नहीं। मैंने भी सेकेंड ईयर में जब मैं थी तब मुझे मालूम पड़ा था स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है, और तब के बाद मैं आज तक नहीं भूली हूँ कि स्ट्रक्चर चीज़ आखिर होती क्या है। सो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ग्रुप ऑफ यूनिट्स। बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, उनका ग्रुप, और ये यूनिट्स जो हैं इनका मीनिंगफुल अरेंजमेंट होना चाहिए। मतलब ग्रुप ऑफ यूनिट तो है, देयर आर मैनी यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स तो हैं। अब ये यूनिट्स जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए, अरेंजमेंट इनका होना चाहिए, एंड दैट अरेंजमेंट मस्ट बी मीनिंगफुल, है ना। दैट अरेंजमेंट मस्ट बी मीनिंगफुल। मुझे मालूम है नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल देखते हैं। द एग्जाम्पल इज कि कैसे ग्रुप ऑफ यूनिट होगा और उनका मीनिंगफुल अरेंजमेंट की हम लोग बात करते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ अ रूम। एक रूम है, रूम में पहली चीज़ क्या चाहिए आपको? ग्रुप ऑफ यूनिट्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ यूनिट में आप क्या ले रहे हैं? 4 वॉल्स हैं, 1 रूफ है, 1 फ्लोर ऑल्सो। ग्रुप ऑफ यूनिट चार, ये 4 तो वॉल्स हो गई, 1 रूफ हो गया, 1 फ्लोर हो गया, 1 डोर ऑल्सो, ठीक है।
डोर के अलावा आप विंडो ले लो, वन विंडो ऑल्सो। तो ये क्या है? दीज ऑल आर यूनिट्स। और जब ये सारी यूनिट मिलेंगी, अरेंज होंगी, अरेंजमेंट होगा इनका, अरेंजमेंट मस्ट बी मीनिंगफुल अरेंजमेंट। ये सारी जुड़नी चाहिए आपस में, एसोसिएट होनी चाहिए, और इनका ये एसोसिएशन जो है इट मस्ट बी मीनिंगफुल, मीनिंगफुल तरीके से जुड़नी चाहिए। मतलब जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए, जो यूनिट जहाँ होनी चाहिए, उसका जो वेल डिसाइडेड प्लेस है उसको वहीं पर ही इंस्टॉल करना है और कहीं इंस्टॉल नहीं करना है। तब जाके तो वो मीनिंगफुल अरेंजमेंट होगा, वरना वो मीनिंगफुल अरेंजमेंट नहीं होगा। हम लोगों ने रूम का जो एग्जाम्पल लिया, 4 वॉल्स हैं, 1 रूफ, 1 फ्लोर, 1 विंडो, 1 डोर। अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखती हूँ मीनिंगफुल और नॉन मीनिंगफुल का। अगर स्टूडेंट मेरे पास ये यूनिट्स तो हैं, लेकिन इनका अरेंजमेंट मैं यूं ही कर दूं, रैंडमली कर दूं कहीं पर भी, मैं ये ना सोचूं कि किसका प्लेस कहाँ पे डिसाइडेड है, ये सब सोचे बिना मैं रैंडम अरेंजमेंट करती हूँ, तो क्या वो स्ट्रक्चर बनेगा? मैंने एक काम किया, मैंने 4 वॉल्स जो थी, 4 वॉल्स को सबको कवर कर लिया, और कवर करने के बाद मैंने डोर को फ्लोर में ही लगा दिया, नीचे की साइड, ठीक है, डोर को फ्लोर में लगा दिया। और जो विंडो थी उस विंडो को मैंने डोर के यहाँ पास में लगा दिया। मैं वापस कह रही हूँ, डोर को मैंने डोर की जगह पे नहीं, मैंने फ्लोर पे चिपका दिया डोर को। तो ये अरेंजमेंट तो है, चीज़ें जुड़ तो रही हैं आपस में, लेकिन उनका ये अरेंजमेंट जो है ये मीनिंगफुल नहीं है। क्योंकि डोर का वर्क क्या है, डोर की जो फंक्शन है वो है ओपन एंड शट, लेकिन मैंने तो डोर को बिल्कुल पेस्ट कर दिया फ्लोर पे, तो ओपन एंड शट, ओपन तो हो जाएगा लेकिन शट आप क्या करेंगे? वो आने जाने का एक वे नहीं रहेगा, मीडियम नहीं रहेगा। तो डोर अपना रोल ठीक से प्ले नहीं कर पा रहा है। और अगर मैं आपको कहूँ, एक फ़ैन ले लिया अपन ने, फ़ैन भी मैंने फ्लोर में ही पेस्ट कर दिया। वैसे तो फ़ैन जो है वो रूफ पे लगता है, लेकिन मैंने क्या किया, जो अपर स्लाइड होती है वॉल रूम की, वहाँ लगता है फ़ैन, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने वो फ़ैन जो है वो भी मैंने फ्लोर पे ही इंस्टॉल कर दिया। तो क्या वो फ़ैन वर्क कर पाएगा? वर्क कर भी लेगा तो उसका जो बेसिक फंक्शन है टू स्प्रेड एयर, वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। तो हम इसको करेंगे करप्टेड स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चर तो है, 4 वॉल्स भी हैं, बिल्कुल है, मना नहीं कर रहे हैं, 4 वॉल हैं, डोर भी है, बिल्कुल डोर है, डोर यहाँ पेस्ट कर लिया था मैंने, यहीं पे इंस्टॉल कर लिया था, विंडो डोर के पास ही मैंने इंस्टॉल कर दी थी, फ्लोर पर ही कर दी। फ़ैन था, फ़ैन भी मैंने वो भी फ्लोर पे ही कर लिया। दैट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स, बट दिस इज़ अ करप्टेड स्ट्रक्चर, क्योंकि वो स्ट्रक्चर अपना फंक्शन, अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहा है। इसलिए कोई भी स्ट्रक्चर अपना रोल प्ले कर पाए, कोई भी यूनिट्स अपना रोल प्ले ठीक से कर पाए, इसके लिए नेसेसरी है कि उनका अरेंजमेंट मीनिंगफुल हो। वॉल जहाँ पे होनी चाहिए वहीं होगी, फ्लोर जहाँ पे होना चाहिए वहीं पर होगा। मेरे पास 4 वॉल्स थी, मुझे रूम बनाना था, एक वॉल तो लगा दी मैंने अपने स्कूल के यहाँ पे, एक वॉल मैंने ले ली अजमेर चौराहा पे, एक वॉल ले ली मैंने बिल्कुल चित्तौड़ रोड पे। तो क्या वो रूम क्रिएट हो पाएगा? नहीं। मैं वॉल्स को तो यूज़ कर रही हूँ, लेकिन वो कोई स्ट्रक्चर नहीं बना पा रही हैं। वाई? बिकॉज दीज यूनिट्स आर नॉट मीनिंगफुली अरेंज्ड। दैट इज़ वाई जितनी भी यूनिट्स हैं उनका मीनिंगफुल अरेंजमेंट रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट ये पॉइंट तो हमारे क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टूडेंट, अब स्ट्रक्चर बनता कैसे है? स्ट्रक्चर बनने का एक पैटर्न ये माना जाता है, एक हाइपोथेसिस ये है कि जब कोई भी इंसिडेंट है ना, कोई भी इंसिडेंट या फिर कोई भी एक्टिविटी जब फ्रिक्वेंटली रिपीट होती है, बहुत जल्दी जल्दी वो रिपीट होती है, और रेगुलरिटी जब किसी एक्टिविटी में रहती है, तो धीरे धीरे वो लोगों की हैबिट बनता जाता है, और जब वो लोगों की हैबिट बनता जाता है तो वो बन जाता है सोसाइटी का स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे सामने एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि
ये स्ट्रक्चर लोगों के बिहेवियर को, ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को और सोसाइटी के मेंबर्स के बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करता है, हाउ दिस स्ट्रक्चर अफेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ द मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो इसके बारे में अपन देखें तो ये स्ट्रक्चर आपके लिए बाइंडिंग होता है, नॉन बाइंडिंग होता है, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कैसे ये रिपीटेड एक्टिविटीज़ और बिहेवियर स्ट्रक्चर बनते हैं, उसके लिए एक शाइनिंग एग्जाम्पल फॉर यू हो सकता है द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर स्कूल। स्कूल की जो एक्टिविटी एक बार स्टार्ट हुई, फिर फ्रिक्वेंटली वो रिपीट होती है और इवेंचुअली वो आपके स्कूल का सोशल स्ट्रक्चर बन जाती है। जस्ट एन एग्जाम्पल, प्रेयर। एक बार प्रेयर हुई, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, फिर डेली प्रेयर होना स्टार्ट हुई और आज प्रेयर आपके स्कूल शेड्यूल का ही एक पार्ट बन चुकी है। ये आपकी स्कूल लाइफ का एक पार्ट हो चुकी है। इसके अलावा आप देखें एनुअल फंक्शन हो गए या फिर बिहेवियर रिलेटेड कुछ नॉर्म्स हो गए, हाउ टू बिहेव और नॉट, डूज एंड डोंट्स डिसाइड करना, एडमिशन पैटर्न कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक बार हुआ, फिर फ्रिक्वेंटली जब इसको रिपीट करते हैं तो फाइनली ये आपके स्कूल का एक सोशल स्ट्रक्चर बन जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ यू आर बाइंडिंग, अफेक्टेड और रेस्ट्रिक्टेड बाय दिस social structure or the patterns of this activity। तो क्या आपके लिए बाइंडिंग है, नहीं है, आपका बिहेवियर कहाँ तक इस सोशल स्ट्रक्चर से अफेक्ट होता है, इसको लेकर 2 ओपिनियंस एग्जिस्ट करते हैं। आप क्योंकि सोशोलॉजी में एंट्री लेवल है तो कुछ नेम आपके लिए मे बी न्यू हो, लेकिन हाँ, आपको इतना परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये नेम हम कैसे लर्न कर पाएंगे। जब ये भी फ्रिक्वेंटली रिपीटेडली आते जाएंगे तो ये भी आपके सोशोलॉजी का सिलेबाई का जो स्ट्रक्चर है उसका पार्ट बनेंगे, और क्योंकि रिपीटेड आते हैं तो ये आपके लिए लर्न करने में दिक्कत क्रिएट नहीं करेंगे। एक थिंकर हैं और फादर ऑफ सोशोलॉजी माने जाते हैं अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट के बाद सक्सेसर रहे थे कॉम्ट के, ही वॉज एमाइल दर्खाइम। एमाइल दर्खाइम सोशोलॉजी की साइंटिफिक फादर भी माने जाते हैं। अगर अपन फिलॉसॉफिकल फादर की बात करें देन ही इज़ अगस्त कॉम्ट। रिक्वायरमेंट नहीं है परेशान होने की, एक बार सुन लेंगे, धीरे धीरे 2-3 बार और भी आप वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे नेम। सो द स्टूडेंट फिलॉसॉफिकल फादर ऑफ सोशोलॉजी इज अगस्त कॉम्ट एंड द साइंटिफिक फादर ऑफ सोशोलॉजी इज एमाइल दर्खाइम। अब देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन था, आवर क्वेश्चन वाज हाउ सोशल स्ट्रक्चर इज बाइंडिंग फॉर अ मैन, फॉर अ ह्यूमन बीइंग। तो ये अपन देखें तो एमाइल दर्खाइम के थॉट्स कुछ और हैं और एक और थिंकर हैं, उनका नाम है कार्ल मार्क्स। मे बी आपने पढ़ा हो कम्युनिज्म इन सब के बारे में, तो आपने कार्ल मार्क्स वहाँ पढ़े होंगे। तो कार्ल मार्क्स और एमाइल दर्खाइम के थॉट्स हम लोग पढ़ेंगे कि दोनों के थॉट्स कहाँ तक वैरी करते हैं। इसके पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, एमाइल दर्खाइम और कार्ल मार्क्स का एक ब्रीफ इंट्रो मैं आपको दे दूँ। मैं लाइफ स्केच बताने बैठूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं उस पे जाने वाली भी नहीं हूँ। कभी क्लासरूम स्टडी जब हम करेंगे तो कार्ल मार्क्स की बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी रही है, लाइफ स्केच भी उनका मैं आपको तब डिस्कस करूँगी। अभी हम इनके थॉट्स में जो कि इस चैप्टर के लिए रिलेवेंट है, फर्स्ट थॉट इज एमाइल दर्खाइम को पूरी बुक में आप एज अ फंक्शनलिस्ट थिंकर पढ़ेंगे। इवन स्टूडेंट्स, एमाइल दर्खाइम 11th क्लास के सिलेबस में एज अ चैप्टर भी, चैप्टर का नेम है वेस्टर्न थिंकर्स। वेस्टर्न थिंकर्स में आपको एमाइल दर्खाइम एज अ थिंकर पढ़ने को मिलेंगे और इससे श्योरली क्वेश्चन आते हैं। एमाइल दर्खाइम की बात करें देन ही इज़ नोन एज अ फंक्शनलिस्ट थिंकर इन सोशोलॉजी।
फंक्शनलिस्ट थिंकर का मतलब क्या होता है? फंक्शनलिस्ट थिंकर, फंक्शन क्या होता है? ठीक है, फंक्शन होता क्या है? फंक्शन मीन्स एनी वर्क और जॉब ऑफ अ पर्सन, इट इज़ फंक्शन। आपका फंक्शन कुछ और हो सकता है, मेरा फंक्शन कुछ और हो सकता है। माय फंक्शन इज टीचिंग, और आपका फंक्शन कुछ और हो सकता है। हम जो भी काम करते हैं वो सारे हमारे फंक्शंस कहलाते हैं। तो इमाइल दरखाइम एक फंक्शनलिस्ट हैं। फंक्शन का एक और मीनिंग भी होता है। फंक्शन मीन activities, some activities which help anyone to the survival of him or her। किसी भी पर्सन को सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रखने के लिए, अलाइव रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो भी काम करते हैं वो कहलाते हैं फंक्शंस, है ना। तो फंक्शन का मतलब सिर्फ वो मोबाइल वाले फंक्शन नहीं होते हैं। ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूट के, इवन आपकी सोसाइटी के भी कुछ फंक्शंस होते हैं। फंक्शन का वर्क क्या रहता है? फंक्शन का फंक्शन क्या रहता है? फंक्शन बेसिकली ऐसे जॉब है, ऐसी एक्टिविटी है, ऐसा काम है जो कि सोसाइटी को या फिर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट को, पर्सन को अलाइव रखना, सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो ये सब कहलाएंगे फंक्शन। आपकी बॉडी का फंक्शन देखो, हार्ट का फंक्शन क्या है? पंपिंग करना, ठीक है, ये हार्ट का फंक्शन है। अब ये पंपिंग आपके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई इस पंपिंग को अपन ने कहा हार्ट का फंक्शन। इस ब्लड के सर्कुलेशन को हमने हार्ट का फंक्शन कहा। ये क्यों कहा? ये फंक्शन इसलिए कहलाया क्योंकि हार्ट ये काम करेगा तब जाके हमारी बॉडी सर्वाइव कर पाएगी। तो फंक्शन मीन्स टू थिंग्स, एनी जॉब, एंड दैट जॉब मस्ट have to contribute for survival of any institute, body or anything else। इमाइल दरखाइम भी फंक्शनलिस्ट हैं। वो बुरी से बुरी, नेगेटिव से नेगेटिव बात में भी इमाइल दरखाइम कुछ न कुछ अच्छा ढूंढ ही लेते हैं। इमाइल दरखाइम उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेते हैं। और इमाइल दरखाइम कहते हैं कि ये भी उस पर्सन का फंक्शन है जो कि सोसाइटी की ग्रोथ में, सोसाइटी को मेंटेन करने में कंट्रीब्यूट करता है, सोसाइटी की रेगुलरिटी के लिए कंट्रीब्यूट करता है, उसके सर्वाइवल के लिए कंट्रीब्यूट करता है। एक एग्जांपल मैं आपके लिए लूँगी। माय क्वेश्चन इज हाउ इज क्राइम? क्राइम कैसा है? सोसाइटी की सर्वाइवल के लिए क्राइम होना चाहिए या फिर क्राइम का क्या इम्पैक्ट रहता है सोसाइटी पर? मैं एक थोड़ा सी पॉज दे रही हूँ। कमेंट बॉक्स में स्टॉप करके आप खुद मेंशन करेंगे वेरी ऑनेस्टली कि आपको क्या लगता है, क्राइम सोसाइटी का फंक्शन है या फिर वो सोसाइटी का एक डाइस फंक्शन है, सोसाइटी के लिए बुरा है, मेंटेन नहीं करता है, सोसाइटी को बिगाड़ता है। पॉज कर लो, आंसर दे दो, फिर हम रिपीट करते हैं। इमाइल दरखाइम पर हम लोग आएंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने अपना ओपिनियन लिख लिया होगा, वेरी ऑनेस्टली आपने लिखा होगा। अब इमाइल दरखाइम पर आते हैं। इमाइल दरखाइम ने इन डेप्थ स्टडी की है क्राइम पर कि क्राइम कैसा रहता है, क्राइम का इम्पैक्ट। इमाइल दरखाइम क्राइम को भी फंक्शन मानते हैं। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान देना, ध्यान से सुनना। इमाइल दरखाइम कंसीडर क्राइम एज अ फंक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। और जब मैं बात कर रही हूँ फंक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, फंक्शन जहाँ मैंने कहा मतलब वो सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। अजीब लग रहा होगा कि इमाइल दरखाइम ये क्या कह रहे हैं, क्राइम सोसाइटी की सर्वाइवल के लिए कैसे अच्छा रह सकता है, सोसाइटी के लिए कैसे बेनिफिशियल रह सकता है। तो स्टूडेंट्स, इमाइल दरखाइम ने बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं, मैं वो तो डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूँ, अकॉर्डिंग टू इमाइल दरखाइम क्राइम का फंक्शन है कि एक बंदा अगर क्राइम करता है, एक पर्सन क्राइम करता है, तो पूरी की पूरी सोसाइटी उसके अगेंस्ट यूनाइट हो जाती है। So students, crime helps to increase or create unity in any society। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं
मैं एग्जाम्पल ज़्यादा पीछे नहीं जाकर में भी आपको निर्भया मतलब याद होगा नहीं होगा आई डोंट नो, तब आप छोटे भी रहे होंगे, अराउंड 8 ईयर्स होने को आ गए हैं निर्भया केस को लेकर। दूसरा एग्जाम्पल, बहुत सारे आपको मालूम होगा पाकिस्तान के यहाँ से बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग होती रहती है, हमारे यहाँ पे अटैक्स भी होते रहते हैं। तो आप याद करें पुलवामा अटैक को लेकर कि पुलवामा अटैक और पठानकोट अटैक जो ये हुए थे इंडिया के ऊपर बाय द आर्मी ऑफ पाकिस्तान, दैट टाइम क्राइम किया था पाकिस्तान ने, लेकिन उस क्राइम का फंक्शन ये दिखा इंडिया को कि इंडिया की पूरी सोसाइटी यूनाइट हो गई और सबके सब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्लास, रीजन, रिलीजन, जेंडर, एथनिसिटी एंड रेस, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज डिफरेंसेस, सबके सब लोग यूनाइट हुए थे और सबके सब ने एक काउंटर एक्शन की डिमांड की थी अगेंस्ट पाकिस्तान। तो वैसे तो इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, सब में कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्लैशेस बहुत ज़्यादा हैं और टाइम टू टाइम ये क्लैशेस कभी कभी वायलेंट भी हो जाते हैं, लेकिन एक अटैक हुआ पठानकोट अटैक और पूरी की पूरी हमारी सोसाइटी यूनाइट हो गई और सबके सब ने जॉइंटली डिमांड की हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से दैट वी नीड रेवेंज। ये है क्राइम का फंक्शन। इमाइल दरखाइम है, नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। कार्ल मार्क्स के थॉट्स का नेचर अगर मैं आपको बताऊं तो कार्ल मार्क्स थोड़ी सी नेगेटिव तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि नेगेटिव कोई होता नहीं है, वैसे हमारे थॉट्स होते हैं नेगेटिव तो, हाँ, लेकिन कार्ल मार्क्स कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं सोसाइटी को, और वो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनको इंडिपेंडेंट नहीं मानते हैं और वो ह्यूमन बीइंग्स को डिपेंडेंट ऑन सोसाइटी मानते हैं। और एक तरह से कार्ल मार्क्स में अनरेस्ट बहुत ज़्यादा था जो कि उनके थॉट्स में देखने को मिलता है। कार्ल मार्क्स के थॉट्स को, उनकी आइडियोलॉजी को देखो, दरखाइम की आइडियोलॉजी में सही मैं बता रही हूँ आपको कि 1 मार्क के 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम में। एक्सप्लेन द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, तब आपको बताना होगा दैट दिस पर्सपेक्टिव इज गिवन बाय और इंट्रोड्यूस्ड बाय इमाइल दरखाइम। अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव जो भी आपकी एक्सप्लेनेशन होगी वो आप लिखेंगे। और अगर कार्ल मार्क्स आते हैं या फिर आता है कार्ल मार्क्स किस आइडियोलॉजी या फिर किस पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करते हैं, देन कार्ल मार्क्स रिप्रेजेंट्स द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। कार्ल मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या है? कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव मीन्स कार्ल मार्क्स ये बताते हैं दैट आर हिस्ट्री और द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज द हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 क्लासेस। वापस सुन लो एक बार। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग्स is the history of class conflict। कार्ल मार्क्स कहते हैं आज तक की जो हिस्ट्री रही, आज तक का जो इतिहास रहा है, वो हिस्ट्री हमारी हिस्ट्री ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट रही है। देयर वर 2 classes in each and every era of history। one is haves, एक अपर एंड अनदर इज लोअर। दोनों के बीच में ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट चलता है जो कि आज भी कंटिन्यू है। आज भी देयर आर 2 classes। मैं कार्ल मार्क्स का थॉट कह रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आइडियोलॉजी बता रही हूँ। दैट इज़ वाई मैं यहाँ पे मिडिल क्लास को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स देयर आर 2 classes, अपर एंड लोअर। अपर के अपने इंटरेस्ट होते हैं, इस वजह से लोअर का एक्सप्लॉइटेशन करता है ऑलवेज, और लोअर के पास क्योंकि कुछ होता ही नहीं है, इस वजह से वो अपना एक्सप्लॉइटेशन बर्दाश्त करता है, बियर करता है। लेकिन एक टाइम के बाद जब पीक पर पहुंच जाता है एक्सप्लॉइटेशन, तो जो लोअर है वो कॉन्फ्लिक्ट करते हुए रिवॉल्ट कर देता है, एक ब्लडी रावोल्यूशन कर देता है वो, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स और डिटेल में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। दरखाइम के साथ ही कार्ल मार्क्स भी एज अ थिंकर आपको पढ़ने को मिलेंगे।
So students, let us start from this topic which is social structure. Meaning पढ़ लिया, टू पर्सपेक्टिव हम लोगों ने देख लिए, but how this structure is binding for you. Let us start. दरखाइम के थॉट्स पढ़ लेते हैं. पहले दरखाइम के थॉट्स बता देती हूँ मैं आपको. नोट्स सारे में शेयर कर लूँगी, सो नो नीड टू वरी अबाउट दिस कि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है. हाँ, दरखाइम के थॉट्स मैं आपको बता दूँ कि दरखाइम क्या कहते हैं, सोशल स्ट्रक्चर कहाँ तक बाइंडिंग है. हाँ, स्टार्ट करते हैं. अकॉर्डिंग टू दरखाइम, society imposes some restrictions on its members. सोसाइटी अपने मेंबर्स पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करती है. सोसाइटी डोमिनेट्स द मैन. इसके आगे ये कहते हैं दरखाइम that the activities of an individual are less important than the restrictions of society. सोसाइटी के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो ह्यूमन बीइंग्स की एक्टिविटीज़ से कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर हैं, और ह्यूमन बीइंग्स आर जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी. अकॉर्डिंग टू दरखाइम, दिस इज़ अ ह्यूमन बीइंग. और ये पूरा का पूरा दरखाइम अगर अपन इस स्ट्रक्चर को माने तो ये सोसाइटी है, और ये जो भी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बॉडी हैं तो ये हैं मेंबर ऑफ सोसाइटी. जस्ट एन एग्जांपल, दिस इज होल अ सोसाइटी. रजनी इज जस्ट अ फिंगर ऑफ सोसाइटी, जस्ट अ फिंगर ऑफ सोसाइटी. अब आप खुद मुझे यहाँ देखकर बताइए, ये पूरी की पूरी सोसाइटी है हाइपोथेटिकली, एंड रजनी इज जस्ट अ फिंगर ऑफ दिस सोसाइटी. अब क्या मेरा इनके ऊपर कंट्रोल रहेगा या ये मुझे कंट्रोल करेंगी? चॉइस इज़ योर्स. आप इंटेलिजेंट हैं, बता सकते हैं कि क्या सोसाइटी मुझे रेस्ट्रिक्ट करेगी या मैं सोसाइटी को रेस्ट्रिक्ट करूँगी. आगे बढ़ते हैं. दरखाइम आगे कहते हैं कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा रिजिड रहते हैं, और रिजिडिटी इनमें फिज़िकल एनवायरनमेंट जितनी ही रहती है, इसके रेस्ट्रिक्शंस फिज़िकल एनवायरनमेंट जितने ही रिजिड रहते हैं, हार्ड रहते हैं, आप इन रेस्ट्रिक्शंस का वायलेशन नहीं कर सकते कि आप इनको मानोगे नहीं, आप फॉलो नहीं करोगे, आप सोच नहीं सकते हैं उसके बारे में. जस्ट एन एग्जाम्पल, हम लोगों ने स्ट्रक्चर के लिए एक रूम का एग्जाम्पल लिया था. दिस इज़ अ रफ ड्राइंग ऑफ अ रूम. अब यू द मेंबर ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, आप मान लो अंदर हैं, आप स्ट्रक्चर से कैसे बाइंडिंग है? अकॉर्डिंग टू दरखाइम, ये स्ट्रक्चर आपको बाइंड करता है हाउ टू बिहेव और नॉट. डूज एंड डोंट्स कौन डिसाइड करता है? ये स्ट्रक्चर डिसाइड करता है. मैं इस रूम में हूँ तो ये रूम का स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा मेरा बिहेवियर. कैसे डिसाइड करेगा? अगर मुझे बाहर निकलना है तो इसी रास्ते से निकलना पड़ेगा, है ना, इसी रास्ते से बाहर निकलना पड़ेगा. ये मुझे बाइंड कर रहा है कि यहीं से जाओ, और कहीं से मैं जा नहीं सकती. मैं सोचूं कि मैं ऊपर चढ़ के पहले एक बार रूफ तोड़ के थोड़ी सी फिर चढ़ने की कोशिश करूं तो ये इल्लीगल होगा. इट विल बी कंसीडर एज इल्लीगल. तो रूम का जो स्ट्रक्चर है वो मुझे बाइंड कर रहा है कि मैं कहाँ से जाऊंगी. भाई गेट तो मेरी विल के अकॉर्डिंग नहीं कह सकता कि अच्छा रजनी को यहाँ जाने से मन कर रहा है, ठीक है यहाँ से उठ के अभी मैं यहाँ जाता हूँ. नॉट पॉसिबल. मुझे ही आगे होके झुक के यहीं से आना पड़ेगा, गेट नहीं हटेगा अपनी ओर से. तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर ह्यूमन बीइंग्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, बट ह्यूमन बीइंग्स हैव टू चेंज देयर सेल्फ अकॉर्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, है ना. अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल. सो स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू. और भी आगे दरखाइम कहते हैं, हम लोगों ने 2-3 बातें पढ़ी हैं
कि सबसे पहला तो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करती है, सोसाइटी डोमिनेटिंग रहती है, सोसाइटी ह्यूमन बींग्स का जो बिहेवियर है उसको डिसाइड करने का काम करती है। एंड फाइनली देखें, देन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इज़ आउटर देन मैन। ह्यूमन बींग्स की कंट्रोल से बाहर है। यू कैन नॉट कंट्रोल द स्ट्रक्चर ऑफ योर सोसाइटी। ये इसीलिए कहते हैं कार्ल मार्क्स, दरखाइम, कि कैसे आपके अकॉर्डिंग नहीं चेंज हो सकता है स्ट्रक्चर और कैसे आपकी कंट्रोल से आउटर है। दरखाइम बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा फनी एग्जाम्पल है लेकिन हाँ, दरखाइम ने ये एग्जाम्पल दिया है अपने बुक में ही। दरखाइम कहते हैं एक बिजनेसमैन है या फिर एक क्रेडिट कार्ड यूज़र है, आप अपने पास पैसा रखते ही हैं, पैसा आपके पास पड़ा है, मनी आपके पास है, बट वैल्यू ऑफ दिस मनी इज आउटर देन योर कंट्रोल। आप कहो कि ठीक है, ये 2000 रुपीज़ आपके पास पड़े हैं, ये आपके हैं, तो ये आपकी कंट्रोल में है। दैट इज़ नॉट द ट्रुथ। इसकी वैल्यू आपके कंट्रोल में नहीं है। आप कहो कि ठीक है, आज मुझे रुपये की वैल्यू 70 डॉलर पर रुपये है, तो आज मैं रुपये की वैल्यू बढ़ा दूँ, घटा दूँ, ये पॉसिबल नहीं है। इवन अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ये लोग भी आपको दिख रहे हैं कितना ये मनी होल्ड करते हैं, कितनी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं ये, लेकिन फिर भी रुपये का वैल्यू इनकी कंट्रोल से बाहर है। दे आर ऑल्सो बाइंडिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ दिस इकोनॉमिक सिस्टम। वो सिस्टम के स्ट्रक्चर से बाइंडिंग है, कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। इवन दो चीज़ें आपके पास हैं, आप यूज़र हो, बट यू कैन नॉट चेंज दिस स्ट्रक्चर। ऐसे ये आपकी कंट्रोल से आउटर है। कार्ल मार्क्स, हमने दरखाइम के 4 पॉइंट्स पढ़े। कार्ल मार्क्स पे आते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा दैट यस, सोशल स्ट्रक्चर इज बाइंडिंग फॉर अ ह्यूमन बीइंग, लेकिन यह डिफरेंट बात और कहते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मैन हैज़ द क्रिएटिव पावर टू चेंज द हिस्ट्री। मैन के पास ऐसी क्रिएटिव पावर होती है कि वो हिस्ट्री को भी चेंज कर सकता है। आगे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हिस्ट्री को आपने चेंज तो कर सकते हो, ऐसी कैपेसिटी आप में है। मैन इज़ मेकर ऑफ हिस्ट्री, ये भी कई बार आता है, लेकिन ये हिस्ट्री आपकी खुद की विल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। दिस हिस्ट्री इज़ डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट इन विच यू लिव। ऐसे एनवायरनमेंट के ऊपर हिस्ट्री डिपेंड करती है जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो। इन शॉर्ट, कार्ल मार्क्स भी ये कहना चाह रहे हैं कि एक लिमिट तक ये सोशल स्ट्रक्चर ह्यूमन बीइंग्स के लिए बाइंडिंग है। नाउ द न्यू टॉपिक इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। व्हाट डज इट मीन? स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर की हम लोगों ने बात की कि कोई स्ट्रक्चर है और जब ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी क्रिएट करता है, दिस इनइक्वालिटी मे बी एनी टाइप, मे बी ऑफ एनी टाइप, लेकिन अगर सोशल स्ट्रक्चर में किसी भी तरह की कोई भी इनइक्वालिटी है तो वो सोशल स्ट्रक्चर जो है, वो इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो कंसीडर होंगी एज स्ट्रैटिफिकेशन। सो स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स existence of inequalities within the social structure of any society. I am going to repeat the definition. Stratification means existence of inequalities within the social structure of any society. Society का जो structure है, अगर उसमें inequality है, inequality है, डिस्क्रिमिनेशन है, द बेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मे बी एनीथिंग बट द डिस्क्रिमिनेशन इज देयर, तो आप उसको कहेंगे कि वो स्ट्रैटिफिकेशन है। इंडियन सोसाइटी के पहले अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिर मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगी कि कैसे वहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है हिंदू सोसाइटी का? 4 वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
ये तो है स्ट्रक्चर सोसाइटी का। आई एम आस्किंग टू यू, क्या ये सब इक्वल हैं या इनइक्वल हैं? पॉज करके, स्टॉप करके वीडियो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं रुक रही हूँ, अगेन प्ले करके फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपने आंसर कर दिया होगा कमेंट बॉक्स में। ये हिंदू सोसाइटी का जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा, ये इक्वल नहीं है, इसमें इनइक्वालिटीज़ हैं, इनबिल्ट इनइक्वालिटीज़ इसमें हैं। ब्राह्मण टॉपर माने जाते हैं, रिस्पेक्ट इनकी ज़्यादा है, प्योरिटी लेवल इनका ज़्यादा माना जाता है नहीं है, आई डोंट नो अबाउट इट, माना जाता है। सो कॉल्ड क्षत्रिय ब्राह्मण से थोड़े से डाउन आते हैं, वैश्य उनसे कम, और शूद्रा बिल्कुल डाउन माने जाते हैं हमारी हिंदू सोसाइटी में। और क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन ऑफ स्ट्रक्चर है, वेरिएशन ऑफ रिस्पेक्ट है कि इनको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है और इनको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो वेरिएशन ऑफ रिस्पेक्ट की वजह से हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर इनइक्वालिटी है। और जब मैंने कहा कि इस हिंदू सिस्टम में इनइक्वालिटी है, तो इस स्ट्रक्चर को फिर मैंने कहा दैट हिंदू सोसाइटी इज़ स्ट्राटिफाइड। अब जैसे ही मैंने कहा स्ट्राटिफाइड, तो स्ट्राटिफिकेशन का मतलब ही होगा एग्जिस्टेंस ऑफ inequalities. Got it? Students, this is the first part of this chapter. In next video, we will continue the meaning of stratification and we will try to conclude this chapter. Till then, keep reading NCERT textbooks, and if you have any doubt, query or issue, then you can contact to me. This is Rajni Gagwani signing off. Stay at home, stay blessed. Thank you.